सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूँ। कल हमने एक बड़ी लंबी कक्षा ली थी। वैसे वो कक्षा उतनी भी लंबी नहीं थी, मात्र 2 घंटे की कक्षा थी और लोग हताश हो रहे थे लास्ट में, तो हमने छोड़ दिया। सिविल सेवाओं की जो कक्षा होती है वह औसत 3 घंटे की होती है, एवरेज, तो ध्यान रखना है। कल हमने क्या किया, दिल्ली सल्तनत के पांचों राजवंश को देख लिया था। मोटे तौर पर हम अन्य बातों में चले आए थे और अन्य बातों की कड़ी में भी मुझे याद है कि मैंने शायद 5-7 बातें आपको लिखवाई थी जो मुझे महत्वपूर्ण लगा, और आज हम उसी को फिर से आगे बढ़ाएंगे। और ध्यान रखिएगा कि ध्यान रखेंगे कि सल्तनत काल और मुगल काल के बीच में 2-3 अदृश्य चैप्टर हैं। अब अदृश्य का क्या मतलब होता है? अदृश्य का अर्थ होता है कि जो पूछा तो जाता है लेकिन मैं सिलेबस में लिखवाता नहीं हूँ। सिलेबस में इसलिए नहीं लिखवाता हूँ कि सिलेबस संक्षिप्त होना चाहिए और सिलेबस इतना छोटा हो, यदि इतिहास समाप्ति के बाद आपसे पूछा भी जाए तो आप A to Z पॉइंट सुना सकें, हर अध्याय के नाम सुना सकें। उस कड़ी में 2-3 जो छोटे छोटे खंड हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ कि क्षेत्रीय राज्य एक खंड है, एक खंड है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, और एक छोटा सा खंड है सूफी संप्रदाय, यानी धार्मिक, क्षेत्रीय और बहमनी और विजयनगर। इन तीनों को भी हमें देख लेना चाहिए बीच में। आज की कक्षा के बाद यदि समय बचता है तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं, संक्षेप में 10-15 मुख्य मुख्य बातें हर एक अध्याय में आप तक पहुंचा दूंगा। हमें इसे बहुत विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैसे भी मध्य भारत परीक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ा कम पोटेंशियल लगता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण मॉडर्न इंडिया है, जिस पर हम काफ़ी समय देंगे, और उसके बाद प्राचीन भारत था जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कल का हेडिंग था अन्य बातें। अन्य बातों में एक बार देखिए कि लास्ट पॉइंट कल क्या लिखवाए थे, कोई एक अभ्यर्थी बता देंगे। वजीर के अधीनस्थ विभाग वगैरह वो हो चुका था। आगे बढ़ते हैं, उसी में लिखिए, अन्य बातों में लिखिए अगला पॉइंट। सल्तनत काल में, सल्तनत काल में, सल्तनत काल में व्यापारियों के समूह को डैश कहते थे। व्यापारियों के समूह को डैश कहते थे, कौन बताएंगे? एनीबॉडी, कोई भी? व्यापारियों के समूह को क्या कहते थे? तुजारे खास कहते थे। व्यापारियों के समूह को तुजारे खास कहते थे। इसको लिख लीजिए, महत्वपूर्ण है। व्यापारियों के समूह को तुजारे खास कहते थे। ठीक है, क्योंकि एक बार हम इन सभी पॉइंट्स का अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं उनमें भी जो बातें कहीं मिस हो गई अथवा जिसकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता है, उसको हम अन्य बातों के माध्यम से देख रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों से है। आप लोग बताएंगे कि किसके सिक्के पर लक्ष्मी की आकृति अंकित थी? वेरी गुड। और उन सिक्कों पर मोहम्मद गौरी का नाम क्या लिखा था? वेरी गुड। फिर भी इसको लिखवा देते हैं, दोबारा से लिख लीजिए, एकदम सही उत्तर। लिखिए, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर, सिक्कों पर
देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। एवं 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 सिक्कों पर मोहम्मद बिन साम अंकित था। ठीक है, मोहम्मद बिन साम अंकित था, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आदित्य जी, कल की क्लास बड़ी लंबी हो गई थी क्या? ठीक। सिविल सेवाओं की क्लास जब हम लोग पढ़ते थे तो 6 साढ़े 6 घंटे की क्लास होती थी, सुबह 6 से लेकर 12:30 बजे तक। और उसमें सिर्फ एक बार समझिए कि 10 से 15 मिनट का रिसेस मिलता था। उसके हिसाब से तो 1/3 कक्षा है, इतना देर तो हम बैठ ही सकते हैं। आगे चलते हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूछताछ के माध्यम से आज आगे बढ़ेंगे, रिवीजन भी होता रहेगा और तथ्य को भी हम लिखते रहेंगे। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों से है कि जो मोहम्मद गोरी ने सिक्का जारी किया, उन सिक्कों को क्या कहते थे? लिख दीजिए। गोरी ने जो सिक्के जारी किए, एक साथ देहलीवाल कहते थे। दिनार तो अलग अलग हो गया, सोना और चांदी के प्रारूप में हो गया, लेकिन यदि एक साथ कंबाइंड रूप से कुछ कहना हो, देहलीवाल। इसको देख लीजिए। गोरी ने जो सिक्के जारी किए उसे देहलीवाल कहा जाता था, देहलीवाल कहा जाता था। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों से, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए? कौन बताएंगे? अरबी सिक्के पूछ रहे हैं, अरबी सिक्के। वेरी गुड, लिख दीजिए। सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के इल्तुतमिश ने जारी किए। ठीक है, इल्तुतमिश ने जारी किए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के सिक्कों पर, अलाउद्दीन खिलजी के सिक्कों पर सिकंदर अल सानी, सिकंदर अल सानी अंकित था। अल सिकंदर अल सानी अंकित था, ध्यान रखिएगा इसे। द्वितीय सिकंदर किसे कहा गया है? गुड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला बिंदु देखिए। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को, एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का युवराज कहा है, धनवानों का युवराज कहा है। युवराज कहा है, कभी नहीं भूलिएगा। क्यों कहा है इसको मौखिक रूप से याद रख लीजिए, क्योंकि एमबीटी ने सिक्कों को लेकर कई तरह के प्रयोग किए थे, इसीलिए इसे धनवानों का युवराज कहा जाता है। किसने कहा?
एडवर्ड थॉमस ने कहा। इसको ध्यान रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों से कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन से 2 सिक्के चलाए? लिखवा दिए थे, तो भूल गए। मैंने कल कहा भी था कि एक बार अपनी कॉपी देख कर आ जाएंगे आज। वेरी गुड, वेरी गुड। अधा और विश या विक भी कह सकते हैं। लिख दीजिए। एफएसटी ने, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एफएसटी ने एफएसटी ने अधा एवं विक या विश भी कह सकते हैं नामक 2 सिक्के चलाए, कभी नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बहलोल लोदी ने जीतल के स्थान पर, बहलोल लोदी ने जीतल के स्थान पर, जीतल के स्थान पर बहलोली नामक सिक्का चलाया। बहलोली नामक सिक्का चलाया जो अकबर के समय तक चलता रहा, जो अकबर के समय तक चलता रहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। आगे चलेंगे। अब हेडिंग बनाकर लिखिए, सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं शासक। सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं शासक। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि यहां से एक आध प्रश्न तो आ ही जाते हैं। स्थापत्य एवं शासक 2 कॉलम बना लेंगे। एक में आ जाएगा स्थापत्य और दूसरे में शासक। स्थापत्य और शासक, स्थापत्य और शासक। पहला पॉइंट। अब मैं स्थापत्य का नाम बताऊंगा और आप लोग शासक का नाम बताएंगे जिसने बनवाया। ठीक है, पहला में लिखिए कुवत उल इस्लाम। कुवत उल इस्लाम, कौमा 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार की नींव। वेरी गुड, गुड। कुवत उल इस्लाम एक मस्जिद है, सबको पता है, कौमा 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार की नींव। दाहिने तरफ लिख देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, दूसरा लिखिए, देखिए अतारकिन का दरवाजा।